अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर 15 का ये एक रिक्वेस्टेड लेक्चर है केपी के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अब जो चैप्टर 15 का आगाज़ है केपी के बोर्ड की जो बुक है वहाँ थोड़ा मुख्तलिफ है। फेडरल बोर्ड में जो 2 साल पहले बुक मौजूद थी बायो की, उसमें ये टॉपिक मौजूद था, लेकिन जो अब बुक चल रही है उसमें ये टॉपिक जो मिसिंग है। लेकिन जो केपी के बोर्ड है उसमें अब भी ये टॉपिक मौजूद है, जिसका नाम है जी मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस। तो चलें स्टूडेंट्स, इसका आगाज़ करते हैं हम इंट्रोडक्शन की एडिंग से। और पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि होम्योस्टैसिस किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, होम्योस्टैसिस का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कांस्टेंट कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन करते हैं। इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स ने क्या करना है कि उन चेंजेस के इफ़ेक्ट्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अपनी बॉडी के अंदर कांस्टेंट कंडीशंस को इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट्स या टेम्परेचर वगैरह या वेस्ट जो मटेरियल है उसके हवाले से बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको रेगुलेट करना, स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। स्टूडेंट्स, जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। अब होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म हमें कहाँ मिलता है? ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म मौजूद है। और फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम कहाँ है? फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम स्टूडेंट्स ये मौजूद है उन मशीन्स में, उन बिल्डिंग्स और ऑफिस और उन व्हीकल्स में जो हमने खुद बना रखी हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑफिस के अंदर जो है वो कूलिंग और हीटिंग सिस्टम अगर लगा हुआ है तो उसमें एक सेंसर होगा जो कि ऑफिस में जो एयर मौजूद है या ऑफिस का जो टेम्परेचर है या एयर का टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करेगा, डिटेक्ट करेगा। जब जैसे ही ऑफिस का या उसमें मौजूद एयर का टेम्परेचर एक ख़ास वैल्यू से बढ़ गया, गर्मी हो गई, तो जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। और अगर उस ऑफिस में मौजूद जो हवा है उसका टेम्परेचर एक ख़ास वैल्यू से कम हुआ तो अब ठंड हो गई है तो हीटिंग सिस्टम जो वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह गाड़ियों के अंदर भी सिस्टम है, घर में जो वॉशिंग मशीन्स हैं उनमें भी सिस्टम लगे हुए हैं, ख़ास वैल्यू पे वो खुद से ऑन हो जाती हैं और एक ख़ास वैल्यू पे खुद से स्विच ऑफ हो जाती हैं। तो मुख्तलिफ मशीन्स और सिस्टम जो हम बना रखे हैं वो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे वो डिफरेंट मशीन्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि भाई किताब वाले को ये बात करने की क्या ज़रूरत थी, वो डायरेक्ट हमें होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म के ऊपर लेके आता। तो जो ये फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम का जिक्र किया उसका मकसद ये है कि बच्चे, ये आपकी डेली लाइफ में मौजूद है, इसको आप पहले जानते हो, आपने देख रखा है, सीख रखा है। तो जो चीज़ आप पहले से जानते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक नई चीज़ जो है उसी पैटर्न के ऊपर सीखने जा रहे हैं, होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म। तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म हो या फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, दोनों के ही बच्चे 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। वो 3 कंपोनेंट्स हैं जी, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। अब वन बाय वन इन तीनों को हम एक्सप्लेनेशन की एडिंग में जानते हैं कि तीनों क्या हैं, क्या काम करते हैं, और एक एक एग्जांपल भी देखेंगे। ये रिसेप्टर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? रिसेप्टर रिसीव से है, रिसेप्शन से है। अभी किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ रिसेप्शन होती है तो वो सबसे पहले वाला हिस्सा होता है जहाँ आप पहुँचते हैं, खड़े होते हैं। जैसे शादी हाल में भी आप कहीं गए होंगे शादी अटेंड करने, तो वहाँ पे भी रिसेप्शन होती है, वो सामने खड़े होते हैं जो रिसीव करते हैं आने वाले मेहमानों को। तो रिसेप्टर रिसीव करने वाला, डिटेक्ट करने वाला किसी चेंज को, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आएगी, अब कोई ना कोई वेरिएबल होगा ज़ाहिर है जिसमें चेंज को मॉनिटर किया जा रहा है। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल उसको कहते हैं जो चीज़ चेंज है। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एक वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो एक वेरिएबल है क्योंकि वो चेंज होता रहता है। इसी तरह इन्वायरमेंट में जो हवा का प्रेशर है वो एक वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो सकता है। हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो वाटर की अमाउंट है वो एक वेरिएबल है, कम ज़्यादा होती रहती है। साल्ट्स या सोल्यूट्स की जो अमाउंट है, लाइक ग्लूकोज, वो एक सोल्यूट है हमारे ब्लड में होता है, वो एक वेरिएबल है, उसकी अमाउंट कम ज़्यादा होती रहती है। तो कोई भी चीज़ जो चेंज हो वो वेरिएबल है।
और जो रिसेप्टर है उसका काम है कि उस वेरिएबल के अंदर चेंज को मॉनिटर करे। इसलिए हम अपने उस रिसेप्टर को सेंसर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो डिटेक्ट कर रहा है चेंजेस को, किस में, एक वेरिएबल के अंदर। अब जारी बात है एक जो रिसेप्टर है वो एक ही तरह के वेरिएबल के लिए बना होगा ना। मिसाल के तौर पे जो टेम्परेचर के लिए सेंसर है या टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर है, वो टेम्परेचर के अंदर ही चेंज को डिटेक्ट करेगा। अब वो वाटर में आने वाले चेंज को या ग्लूकोज में आने वाले चेंज को तो डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद है। मसलन हमारी बॉडी में स्किन के अंदर हीट रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह ज़ुबान के ऊपर जो है वो केमिकल्स के टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। नाक के अंदर जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो स्मेल के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। कानों के अंदर साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स हैं। आइज़ के अंदर जो है वो लाइट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स हैं, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के जो रिसेप्टर्स हैं ये डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स के अंदर आने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। फिज़िकल सिस्टम में भी ऐसे ही है। फिज़िकल में आपने देखा होगा कि जो फायर अलार्म सिस्टम है कि बिल्डिंग्स के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वो लगे होते हैं, घर में भी होते हैं कि खुदा न खास्ता आग लग जाए तो वो फिर आग लगने के ऊपर वो अलार्म जो है वो बजता है और पूरी बिल्डिंग में मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि आग लगी है और बचने बचाने का कोई सिस्टम जो है वो, कोई इंतज़ाम जो है वो किया जा सके। तो वो फायर अलार्म सिस्टम में भी डिटेक्टर्स होते हैं ना, जो कि क्या डिटेक्ट करते हैं, वो बिल्डिंग में मौजूद जो हवा है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जब आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है और कुछ और केमिकल्स वो हवा में आ जाते हैं, और अलार्म जो है उसमें जो फायर अलार्म सिस्टम है उसमें रिसेप्टर या सेंसर उसको डिटेक्ट करके जो है वो अलार्म को ऑन कर देता है। बच्चे, अब जो रिसेप्टर है ना, इसका काम सिर्फ है कि उस वेरिएबल के अंदर आने वाली चेंज को डिटेक्ट करना। ये खुद से कोई फ़ैसला नहीं ले सकता है। तो इसने वेरिएबल के अंदर आने वाली चेंज को मॉनिटर कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, और वो इंफॉर्मेशन अब ये आगे पहुंचाएगा, वो इंफॉर्मेशन फीड करेगा, देगा एक अगले कंपोनेंट को, जिसको कि कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। कंट्रोल सेंटर को इंटीग्रेटर भी कहते हैं। तो ये कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटर है, इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी सेंसर से, रिसेप्टर से, और कंट्रोल सेंटर का काम है डिसीजंस लेना, फैसला करना कि अब जो चेंज आई है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल वेरिएबल में, उसके हिसाब से हमें ये सिस्टम को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो वो जो फैसला लेना है, डिसीजन मेकिंग होनी है कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो कंट्रोल सेंटर जो है वो डिसाइड करता है। तो रिसेप्टर आने वाली चेंज को डिटेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को दे देगा। रिसेप्टर की मिसालें मैंने आपको सारी एक तरह से हमारी बॉडी में जो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं उनकी दे दी हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर रिसेप्टर्स हमारी स्किन में मौजूद हैं, जो इन्वायरमेंट में आने वाले, जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसमें होने वाली चेंज को डिटेक्ट करता है। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें भी अप डाउन जो है वो आपको पता चल जाता है, आप महसूस कर लेते हैं। जो कंट्रोल सेंटर है वो दूसरा कंपोनेंट है बच्चे। आपको बताया कि कंट्रोल सेंटर, जिसको इंटीग्रेटर भी कहते हैं, इसको इंटीग्रेटर इसलिए कहते हैं कि ये इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, डाटा को, जो डाटा इसको रिसेप्टर से या सेंसर से मिला, तो उन सारी इंफॉर्मेशन को, सारे डाटा को ये इंटीग्रेट करेगा और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ये डिसीजन लेगा, एक फ़ैसला लेगा, और वो फ़ैसला होगा रिस्पांस लाने का कि कौन सा रिस्पांस लाना है, कूलिंग सिस्टम को ऑन करना है या हीटिंग सिस्टम को कौन ऑन करना है। मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को मिलेगी, तो कंट्रोल सेंटर जो है वो हीटिंग सिस्टम को ऑन करेगा। और अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ गया है और ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को मिलती है, तो कंट्रोल सेंटर जो है वो कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑन करेगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जो उसको मिलती है उसको इकट्ठा करता है, उसको इंटीग्रेट करता है, जो सेंसर से उसको डाटा मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिसीजन जो है वो लेता है, सिस्टम्स को अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्ड का मैसेज जनरेट करता है रिस्पॉन्स के लिए। तो इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं।
अब जो डाटा इसको सेंसर से आ रहा है वो एक डाटा है, और एक डाटा है जो इसको पहले से फीड किया गया है, जो एक इसको सेट पॉइंट डाटा जो है वो दिया गया है। अब ज़ाहिर है ये दोनों को कंपेयर करता है और कंपेयर करके फ़ैसला लेता है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर के हवाले से डिसीजन मेकर है वो ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को एक वैल्यू फीड की गई है, आप कह लें हमारी फिजियोलॉजी से या हमारी जेनेटिक्स से या हमारी नेचर से, तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ये सेट पॉइंट है, ये डाटा हाइपोथैलेमस के पास मौजूद है। और एक जो डाटा इसको मिल रहा है वो सेंसर से मिल रहा है, जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं। वो सेंसर जो हैं इन्वायरमेंट में मौजूद जो एयर है उसका टेम्परेचर हमारे हाइपोथैलेमस को बता रहे हैं कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक सेट पॉइंट जो कि बायोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल है, जेनेटिक है, जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए ख़ास है, जैसे ह्यूमन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एक ये वैल्यू, एक ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर के पास है, और एक उसको मिल रही है सेंसर से। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा, वो देखेगा कि सेंसर से आने वाला जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या बताती है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 37 से कम हुआ या 37 से ज़्यादा हुआ है। अकॉर्डिंगली फिर कंट्रोल सेंटर जो है वो मैसेज जनरेट करेगा, वो अकॉर्डिंगली डिसीजन जो है वो लेगा कि कौन सा रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो मिसाल मैंने दे दी हाइपोथैलेमस इन ब्रेन, और समझा भी दिया। अब आती है बात इफेक्टर की, जो कि तीसरा कंपोनेंट है। अब बच्चे, जो ब्रेन है उसके अंदर हाइपोथैलेमस मिसाल के तौर पे वो कंट्रोल सेंटर है ना। अब उसका काम है डिसीजंस लेना, वो इफ़ेक्ट जनरेट नहीं करेगा, वो खुद जाके प्रेशर जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का उसको कम ज़्यादा नहीं करने वाला, वो खुद कूलिंग नहीं करने वाला, वो खुद हीटिंग जनरेट नहीं करने वाला। उसका काम है फ़ैसला लेके वो फ़ैसला आगे देना। वो फ़ैसला, वो डिसीजन आगे किसको दिया जाता है? आगे दिया जाता है तीसरे कंपोनेंट को, जो कि इफ़ेक्टर है। अब इफ़ेक्टर को जब वो मैसेज मिल जाता है, ऑर्डर मिल जाता है, किससे? कंट्रोल सेंटर से, फ़र्ज़ कर लो ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से। तो इफ़ेक्टर को जो मैसेज आया है, जो पैगाम आया है, जो हुक्म आया है, जो ऑर्डर आया है, उस हुक्म को इसने बजा लाना है, उस पर अमल करना है। अगर मैसेज जो है वो ये है कि हीटिंग सिस्टम को ऑन किया जाए, तो मैसेज हीटिंग सिस्टम को जाता है और हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। और अगर हाइपोथैलेमस ने ये फैसला लिया है कि कूलिंग सिस्टम को ऑन करना है, तो मैसेज कूलिंग सिस्टम को जाता है और कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। तो वो जो कूलिंग सिस्टम है या हीटिंग सिस्टम है, जिसने अल्टीमेट जो है वो रिस्पॉन्स लेके आना है, रिस्पॉन्स जनरेट करना है, उनको हम इफ़ेक्टर्स कहते हैं। तो इफ़ेक्टर्स जो हैं ये इफ़ेक्ट लेके आते हैं वेरिएबल के ऊपर, इसलिए इनको इफ़ेक्ट कहते हैं। मसलन वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर कम करेंगे, ये ज़्यादा करेंगे। अगर फिज़िकल सिस्टम में देखें तो उसमें भी बात हुई पहले कि अगर ऑफिस का या बिल्डिंग का जो कमरे का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, तो अब इस केस में हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो हीटिंग सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टर है जो एयर को हीट करेगा और टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज करेगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ गया रूम का, तो फिर कूलिंग सिस्टम ऑन होगा जो कि रूम के टेम्परेचर को कम करेगा। तो इसका मतलब है कि फैक्टर जो है वो वेरिएबल, जो कि इस केस में हमने टेम्परेचर लिया, फैक्टर जो है वो वेरिएबल के ऊपर अपना इफ़ेक्ट शो करता है। इफ़ेक्टर जो है वो फिर इन्वायरमेंट का या अगर फिज़िकल सिस्टम की बात की जाए तो ऑफिस का या रूम का टेम्परेचर कम ज़्यादा करेगा। अगर अपनी बॉडी की बात की जाए तो हमारी बॉडी के जो फैक्टर्स हैं वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा करेंगे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को देखते हुए। और 37 डिग्री सेल्सियस जो सेट पॉइंट है उसके आसपास हमारी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करेंगे। एग्जांपल देखी जाए तो इसमें स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो थर्मो रेगुलेशन में है। ये कूलिंग सिस्टम है स्वेट ग्लैंड्स का हमारी बॉडी का, तो ये इफेक्टर्स स्वेट ग्लैंड्स जो कि कूलिंग सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, कूलिंग लाते हैं जब कभी ज़रूरत होती है। फिर अब हमने ऊपर जिक्र तो किया कि जो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है और जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है, जो होम्योस्टैटिक
मैकेनिज़्म है, दोनों एक तरह से काम करते हैं। अब एक एग्जांपल से इनका कंपैरिजन जो है वो भी देख लेते हैं। अब फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम एक कॉलम में और लिविंग कंट्रोल सिस्टम, या आप यहाँ पे होम्योस्टैटिक भी लिख सकते हो, होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम या होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म, ये कैसे एक साथ एक ही तरह का काम करते हैं, तो ज़रा कंपैरिजन देख लिया जाए। अब दोनों तरफ हम टेम्परेचर को जो है वो देखेंगे। टेम्परेचर ज़ाहिर कंपैरिजन करना है तो किसी एक वेरिएबल को लेके किया जाएगा ना, तो टेम्परेचर जो है वो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, एक वेरिएबल के तौर पे ले रहे हैं। तो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम किस तरह से एक रूम का, एक ऑफिस का, एक बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करता है, और होम्योस्टैटिक जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है। तो दोनों में हम इसको देखते हैं। तो रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, इन तीन चीज़ों को सामने रखिएगा। तो जो थर्मोमीटर है ये फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, जो कि टेम्परेचर वाली एग्जांपल है, उसमें थर्मोमीटर लगा है जो कि रिसेप्टर के तौर पे काम करता है और मॉनिटर करता है, डिटेक्ट करता है एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर चेंज है उसको इसने डिटेक्ट किया। सेट पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा गया है, कम हुआ है, उस चेंज को ये डिटेक्ट कर लेगा और ये दे देगा कंट्रोल सेंटर को। अब वो कंट्रोल सेंटर जो है फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है, वो कंट्रोल सेंटर जो है वो थर्मोस्टेट होता है। रिसेप्टर कौन सा हुआ? थर्मामीटर। कंट्रोल सेंटर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में कौन सा है? थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट जो है वो डिसीजन लेगा, फैसला लेगा आने वाली जो इसको इनपुट मिली है रिसेप्टर से, उस इनपुट के हिसाब से ये फैसला करेगा कि कूलिंग सिस्टम को ऑन करना है या हीटिंग सिस्टम को ऑन करना है। तो ये स्विच ऑन करेगा हीटर को या ये स्विच ऑन करेगा कूलिंग सिस्टम को, कूलिंग यूनिट्स को। किस बुनियाद पर? ये देख करके जो टेम्परेचर है वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ है। अगर तो टेम्परेचर में ड्रॉप आया है, डिक्रीज़ हुआ है, तो फिर टेम्परेचर कम हुआ है तो हीटिंग सिस्टम ऑन होना चाहिए। और टेम्परेचर में अगर राइज़ हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर जो है वो कूलिंग सिस्टम ऑन होना चाहिए। फिर अब थर्मोस्टेट खुद से तो ये नहीं करेगा, ये इसके लिए इफेक्टर्स मौजूद हैं। उन इफेक्टर्स की अगर बात की जाए तो कूलिंग सिस्टम जो है वो एसी है, एयर कंडीशनर जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेगा हवा का। अगर जो है वो पहले इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा था तो अब कूलिंग जनरेट करनी चाहिए तो एसी ऑन हो जाएगा। और अगर जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या रूम का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है तो फिर हीटिंग करनी है तो हीटिंग सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा, हीटर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये जो एयर कंडीशनर है या हीटर है ये क्या हो जाएंगे? ये इफेक्टर्स हो जाएंगे। अब इसी सारी चीज़ों को इसी तरह से आप लिविंग कंट्रोल सिस्टम को देखें, होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम को देखें, तो उसमें हमारी स्किन के अंदर जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर्स जो इन्वायरमेंट में आने वाले जो टेम्परेचर है उसमें चेंज को डिटेक्ट करते हैं और वो सिग्नल दे देते हैं कंट्रोल सेंटर को। किन में बच्चे? एंडोथर्मिक एनिमल्स में। या एंडोथर्मिक एनिमल्स इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। थर्मो रेगुलेशन जब पढ़ रहे हैं तो थर्मो रेगुलेशन के बेस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। बहरहाल एंडोथर्मिक एनिमल्स में अगर आप इसको ड्रॉप करना चाहें तो फिल वक्त इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं और पिछले वाली बात तक ही अपनी बात को रोक सकते हैं। तो जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर है वो इन्वायरमेंट में आने वाले टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और वो ब्रेन के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस, उस तक वो इंफॉर्मेशन दे देगा। अब हाइपोथैलेमस को पता है कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो जो इन्वायरमेंट से या रिसेप्टर से उसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो दोनों को कंपेयर करेगा और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि रिस्पॉन्स देना है या रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर इन्वायरमेंट में भी 37 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस है, तो रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, 37 से बढ़ गया, ये कम आ गया, अब उसको रिस्पॉन्ड करना है तो जो कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस थैलेमस अब रिस्पॉन्ड जो है वो करेगा, मैसेज लेगा, डिसीजन जो है वो लेगा। और डिसीजन किस चीज़ का होगा कि बॉडी का कूलिंग सिस्टम ऑन करना है या बॉडी का हीटिंग सिस्टम ऑन करना है। तो हमारी बॉडी में जो कूलिंग सिस्टम है वो आप जानते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, और बॉडी का हीटिंग सिस्टम है उसमें कई एक तरह के मेटाबॉलिज्म का
रेट बढ़ जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, तो ये हम मसल्स का जिक्र करेंगे। बहरहाल जो कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस ब्रेन में, उसने ही फैसला लेना है कि बॉडी में हीटिंग सिस्टम को ऑन करना है या कूलिंग सिस्टम को ऑन करना है, डिपेंडिंग अपॉन के एनवायरनमेंट में कैसा चेंज आया है। तो जो कूलिंग सिस्टम है लाइक स्वेट ग्लैंड्स, वो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके नॉर्मल 37 के ऊपर लाएंगे। जो हीटिंग सिस्टम है बॉडी का, अगर उस वो ऑन होता है, ज़ाहिर बाहर अगर ठंड है, सर्दी है, तो बॉडी के अंदर हीट, बॉडी से हीट जो है वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी, हीट लॉस होगा। तो बॉडी में जो कि हीट लॉस हो गया तो बॉडी को ठंड लग रही है, अब बॉडी में फिर हीट जनरेट करना पड़ेगी, तो बॉडी का जो हीटिंग सिस्टम है उसको ऑन किया जाएगा। लाइक जो मसल्स हैं वो हैं, जो फैट मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, बॉडी में हीट जनरेट होगी, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होगी तो उससे भी हीट जनरेट होगी। तो बॉडी के अंदर से हीट जनरेट की जाएगी ताकि बॉडी में जो हीट की कमी हुई है उसको पूरा किया जाए और बॉडी को हीट अप करके 37 के ऊपर लाया जाए और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया जाए। तो डिपेंडिंग पान के एनवायरनमेंट में कैसा चेंज आया है, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में या तो कूलिंग सिस्टम को ऑन करेगा या हीटिंग सिस्टम को ऑन करेगा। आपने देखा है जब ठंड लगती है तो दांत जो है वो दांतों के साथ लगते हैं, जिस्म कांपता है, शिवरिंग है, ये हीटिंग सिस्टम हमारी बॉडी का। मसल्स जो है वो शिवर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हीट जनरेट होती है। फिर जब गर्मी हमें लगती है तो पसीना आ जाता है, स्वेटिंग होती है, तो कूलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो आई होप कि कंपैरिजन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की जो पहली हेडिंग थी वो इंट्रोडक्शन की, दूसरी एक्सप्लेनेशन की और तीसरी जो हेडिंग है वो फीडबैक मैकेनिज़्म की है। अब फीडबैक मैकेनिज़्म मेनली कंसर्न्ड है जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी वर्किंग के साथ, कि कंट्रोल सिस्टम जो है वो कभी तो एक प्रोसेस को इन्हेंस कर देता है और कभी प्रोसेस को क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है। किस बुनियाद पर कंट्रोल सिस्टम जो है वो प्रोसेस को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो प्रोसेस से निकलने वाली जो आउटपुट है, प्रोसेस एक हो रहा है ना, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी एक्टिविटी है, उसकी कोई ना कोई आउटपुट तो होती है। तो कोई भी प्रोसेस हो उसकी जो आउटपुट है उस आउटपुट को फीडबैक कहते हैं। तो एक प्रोसेस की जो आउटपुट है उससे क्या होता है कि या तो प्रोसेस फर्दर बढ़ जाता है, फर्दर इंक्रीज़ हो जाता है, या वो प्रोसेस फर्दर डिक्रीज़ हो जाता है। आउटपुट प्रोसेस को अफेक्ट करती है। आउटपुट का एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, उसकी जो आउटपुट है वो उसी प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रही है, उसी एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रही है। या तो अपनी ही आउटपुट से जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा या अपनी आउटपुट से प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स कोई प्रोसेस अपनी ही आउटपुट से, जिसको कि फीडबैक भी कहते हैं, उससे कंट्रोल हो तो इस मैकेनिज़्म को फीडबैक मैकेनिज़्म कहा जाता है। तो उर्दू में आपने अगर सुन रखा है एक मुहावरा तो आपको समझ आ जाएगी कि घर को आग लगी घर के चिराग से, नहीं, घर का जो दिया था, चिराग था, उसी ने घर को जला दिया। तो जो प्रोसेस की अपनी ही आउटपुट जो है उसी प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है। या तो आउटपुट अपने प्रोसेस को बढ़ा देगी या अपने ही प्रोसेस को कम कर देगी। तो ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज़्म। इसकी दो टाइप्स हैं कि फीडबैक से, आउटपुट से प्रोसेस अगर कम हो रहा है तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। यानी एक एक्टिविटी हुई, उसकी एक आउटपुट निकली और आउटपुट ने उस एक्टिविटी को फर्दर बंद कर दी, उसने कहा ये जो बस मज़ीद ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस डिक्रीज़ हो गया, एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई आउटपुट के आने से, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। और दूसरा है जी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, कि जब आउटपुट आई और उस आउटपुट के नतीजे में प्रोसेस जो है वो फर्दर बढ़ गया और आउटपुट्स ने प्रोसेस को और बढ़ाया, फिर ज़्यादा आउटपुट निकली, ज़्यादा आउटपुट से प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। वन बाय वन दोनों को सीखते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में स्टूडेंट्स पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रोसेस का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए अपनी आउटपुट की वजह से, जो उस प्रोसेस की आउटपुट है वो अपने उस प्रोसेस को डिक्रीज़ कर दे, कम कर दे, एंड कर दे,
तो इस ये नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ, उल्टा इफ़ेक्ट हुआ, तो फिर हम इस इफ़ेक्ट को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। अभी एग्जांपल में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि एक प्रोसेस हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया है कि कुछ मज़दूरों को लगाया है एक काम करने के लिए ना। मिसाल के तौर पे एक गड्ढा खोदना है और उसके लिए आपने 2 मज़दूरों को लगाया, तो वो जो गड्ढा है वो आउटपुट होगा। तो 2 मज़दूरों को आपने लगा दिया, तो गड्ढा वो काम कर रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है। तो जैसे ही वो गड्ढा खोद लेंगे, वो आउटपुट आ जाएगी, तो अब आप मज़दूरों को क्या कहेंगे कि अपनी एक्टिविटी जारी रखो, या आप उन्हें कहेंगे कि बस ये मज़दूर जब गड्ढा उन्होंने खोद लिया, आउटपुट आ गई, तो उन्होंने अपनी एक्टिविटी को रोक लेना है। तो कॉमन सेंस की बात है, उनका काम था आउटपुट लेके आना, यानी गड्ढा खोदना, और वो खोद लिया। अब उनकी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं रही है, तो वो जो एक्टिविटी चल रही थी, यानी गड्ढा खोदने का काम जो चल रहा था, वो रुक जाएगा, क्योंकि आउटपुट आ गई है, गड्ढा खोद लिया गया है, और वो आउटपुट जो है अपनी एक्टिविटी को रोक देगी। तो ये आउटपुट का उल्टा असर हुआ, नेगेटिव असर हुआ। तो इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं कि जब आउटपुट प्रोसेस को डिक्रीज़ कर दे। एक्सप्लेनेशन में इसी से जुड़ी हुई कुछ और बातें स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, ये मेनली होमियोस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप कह सकते हैं कि होमियोस्टेसिस को लाने वाला जो सबसे बड़ा बस सबसे बड़ा सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला सिस्टम है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होमियोस्टेसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं कहीं आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होमियोस्टेसिस के पीछे मैकेनिज़्म खड़ा है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म खड़ा है। अब ये जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, ये रिवर्सल का रोल प्ले करता है। किस चीज़ का रिवर्सल है? डायरेक्शन ऑफ चेंज को। इस बात को समझिएगा, ऊपर जैसे हमने टेम्परेचर की मिसाल देखी, तो वहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट का जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? क्या हमारी बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेती है? नहीं, हमारी बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को कम करती है। अगर बाहर हीटिंग है ना, गर्मी है, तो हमारी बॉडी भी जो है उसको भी क्या हीट अप होना चाहिए? क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाना चाहिए? नहीं ना, बॉडी की कूलिंग होनी चाहिए, ताकि जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है वो बॉडी पे कम से कम हो। तो हमारी बॉडी ने क्या किया? हमारी बॉडी ने इन्वायरमेंट से जो आने वाली चेंज थी उसको रिवर्स किया है। मसलन कैसे? हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट से हीट दाखिल हुई है। ये देख लें, गर्मियों में क्या होता है कि बाहर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो हाई होता है, तो उस केस में हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है और हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है, हमें गर्मी लगती है। तो बॉडी का सिस्टम क्या करता है? बॉडी का सिस्टम जो है वो कूलिंग सिस्टम ऑन करता है। कूलिंग सिस्टम ऑन क्या करता है? कूलिंग सिस्टम क्या करेगा? कूलिंग सिस्टम हमारी बॉडी को कूल करेगा। तो इन्वायरमेंट हमें हीट अप कर रहा था, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, वो हमें कूल डाउन कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो होमियोस्टेसिस के नतीजे में जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, वो जो डायरेक्शन है चेंज की उसको रिवर्स कर रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। अगर बाहर सर्दी है तो हमारी बॉडी में हीटिंग वाला सिस्टम ऑन हो जाएगा। हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती है सर्दियों में, तो बॉडी सिस्टम ने क्या करना है? बॉडी सिस्टम ने हीट जनरेट करनी है, ताकि बॉडी के अंदर जो है हीट जनरेट हो और बॉडी टेम्परेचर जो वो इंक्रीज़ किया जा सके। तो इन्वायरमेंट के बिल्कुल अपोजिट इफ़ेक्ट है। अगर इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ आ रहा है तो बॉडी उसको रिवर्स करेगी, उस इंक्रीज़ को अपने अंदर, और इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर का डिक्रीज़ आ रहा है तो बॉडी उसको अपने अंदर जो है वो रिवर्स करेगी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। जो नेगेटिव फीडबैक है वो स्टेबलाइज करता है सिस्टम को। ज़ाहिर है, अभी हमने ऊपर बात की कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से बढ़ता है तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा और नॉर्मल 37 पे लाने की कोशिश करेगा, और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम होता है तो हमारी बॉडी का हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, जो कि नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा हमारे बॉडी टेम्परेचर को थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो फिर हम कहेंगे कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो स्टेबलाइज करता है हमारी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है। ज़ाहिर है, एक्सटर्नल सिस्टम इन्वायरमेंट पे तो हमारा उस तरह से कंट्रोल नहीं है,
अपनी बॉडी पे कंट्रोल है। तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करता है, और जो बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट की वजह से चेंज आई थी उसको करेक्ट करता है। नॉर्मल स्टेट की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आया, उससे हमारी बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट है वो चेंज हुई, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसको रिवर्स करते हुए करेक्ट करेगा। अभी मैंने आपको मिसाल दी, रिपीट करता हूँ उसको। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी है, हीटिंग हो गई, उसका क्या हमारी बॉडी पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगी, हमारी बॉडी हीट अप हो जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से बढ़ गया, नॉर्मल स्टेट से बढ़ गया। अब जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है वो क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है होम्योस्टेसिस का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म वो कूलिंग सिस्टम को ऑन करेगा, और कूलिंग सिस्टम क्या करेगा? हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट को निकालेगा। जो हीट आ रही थी उस एक्स्ट्रा हीट को निकालेगा, अपोजिट करेगा, करेक्ट करेगा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो 37 से बढ़ गया था। बॉडी से हीट रिमूव करके, डेसिपेट करके, निकाल के दोबारा से 37 पे लाने की कोशिश करेगा। तो डेविएशन कहते हैं चेंज को। तो नॉर्मल जो स्टेट थी 37 डिग्री, उससे जो चेंज आई थी उससे डेविएशन हुई थी, कम हो या ज़्यादा हो, तो होम्योस्टेसिस का जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा, अकॉर्डिंगली करेक्ट करेगा। ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी है वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर थी। अब यहाँ एक और एग्जांपल है जो आपकी बुक में दी गई है इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो वाटर कंटेंट जो हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है थ्रू हार्मोन जिसका नाम है जी एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। ये 10th में आप पढ़ के और 10th बायोलॉजी में, और इसी चैप्टर में आप आगे चल के भी जब किडनी और उसमें रेगुलेशन पढ़ोगे किडनी का एक फंक्शन, तो वहाँ पे ADH का दोबारा से जिक्र आएगा। तो 10th में भी पढ़ा, आगे भी जिक्र आएगा, यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं। जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है वाटर की, पानी कम होता है, तो जो हाइपोथैलेमस है वो उसके कहने पर, हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेट करने पर, हाइपोथैलेमस के कहने के ऊपर जो हमारा एक ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूप से एक हार्मोन रिलीज होगा ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड से होता हुआ किडनीज में पहुंचेगा, और किडनीज में कहाँ इसने जाके एक्ट करना है, ये ADH अल्टीमेटली जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, जिसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन्स की, कुछ तो आपको याद आ सकता है ना किडनी का स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी आगे आप किताब में देख सकते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप 10th में पढ़ के आए थे, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उसमें एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो ADH कहाँ काम करता है? ADH जो है वो एक्ट करेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे ऑफ द नेफ्रॉन। और वहाँ पे ADH का इफेक्ट क्या होगा? ADH के यहाँ पे आने से वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगी बॉडी में। चूँकि वाटर की डेफिशिएंसी है ना, हमने कंडीशन ली कि वाटर डेफिशिएंसी है, तो फिर जो यूरिन बनेगा उसमें पानी कम से कम होना चाहिए। प्रेशर फिल्ट्रेशन तो हो गई, और प्रेशर फिल्ट्रेशन के नतीजे में ब्लड से काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो ब्लड से बाहर आ गया, जो यूरिन का हिस्सा बन सकता है। तो बॉडी में जो कि पानी की कमी है, तो ब्लड से जो निकला हुआ वाटर है उसको वापस भेजना है। तो इसका मतलब है जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की, उसको इन्हेंस किया जाएगा। तो ADH आ रहा है इसी पर्पस के लिए। तो जितना ज़्यादा ADH आएगा बच्चे यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर, उतनी ज़्यादा वाटर की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको बॉडी में रिटेन कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, और यूरिन के अंदर कम से कम वाटर जाएगा। यानी बॉडी से वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज किया जाएगा, वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन करते हुए, रोकते हुए। अब चूँकि वो वाटर रीअब्जॉर्ब होके किधर भेजा जा रहा है? ब्लड में भेजा जा रहा है। तो ब्लड से जो पहले पानी निकल गया था, अब वो वाटर, वो पानी वापस ब्लड को दिया जा रहा है। तो ब्लड में वाटर कंटेंट जो है फिर राइज कर जाएगा, और ये एक डिटेक्शन है, ये एक चेंज है जो कि हाइपोथैलेमस सेंस करेगा। और अब हाइपोथैलेमस जो है
वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि भाई एडीएच जो है वो अपना रिलीज़ करना कम कर दो, एडीएच की जो सिक्रीशन है उसको स्लो डाउन कर दो, क्योंकि वाटर काफ़ी हद तक री एब्जॉर्ब जो है वो करवा लिया है, तो फर्दर एडीएच की सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं रही। तो यहाँ पे देखें जो आउटपुट थी, आउटपुट क्या थी, फीडबैक क्या था, आउटपुट और फीडबैक थी वाटर री एब्जॉर्प्शन। जब वाटर री एब्जॉर्ब हो गया, वो आउटपुट आ गई, तो उस आउटपुट ने जो प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस क्या चल रहा था, सिक्रीशन ऑफ एडीएच, तो उस सिक्रीशन ऑफ एडीएच को डिक्रीज करवा दिया। जैसे ही वो आउटपुट आई, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गई, मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गई, तो एडीएच का फर्दर जो रिलीज़ है वो स्लो डाउन होना चाहिए, फर्दर उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो आउटपुट के आने से वो जो एक्टिविटी चल रही थी एडीएच की वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ, तो इसलिए ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एक एग्जांपल है। फिर दूसरी टाइप है बच्चे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, इसको डिफ़ाइन करें तो नेगेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे क्या होता है कि जो आउटपुट है, जो फीडबैक है, जो आउटपुट है, वो प्रोसेस को फर्दर इंक्रीज़ कर देता है। तो चूँकि यहाँ आउटपुट का प्रोसेस के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव है, लिहाजा इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में यही बातें जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज में आ जाएंगी। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के मुकाबले में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, इसमें क्या हो रहा है कि जो चेंज है वेरिएबल का, उसको फर्दर एम्पलीफाई किया जा रहा है। एम्पलीफाई करने का मतलब है उसको बढ़ाया जा रहा है। जो चेंज है वेरिएबल में वो मैकेनिज़्म को ट्रिगर करेगा। कौन से मैकेनिज़म्स ट्रिगर हो रहे हैं? वो मैकेनिज़म्स ट्रिगर हो रहे हैं जो उस चेंज को रिवर्स करने की बजाय उसको एम्पलीफाई करेंगे, उसको इंक्रीज़ करेंगे। क्या मतलब, अगर सादा अल्फाज में इस बात को किया जाए, इस बात को अगर सादा अल्फाज में लें तो उसका मतलब है बच्चे कि एक प्रोसेस हुआ, उसकी एक आउटपुट निकली। अब आउटपुट ने प्रोसेस को क्या करना है, बढ़ा देना है। आउटपुट जो है वो ऐसे मैकेनिज़म्स को ऑन कर देगी जिससे कि वो प्रोसेस जो है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है वो चला कैसे, एक चेंज के नतीजे में, एक चेंज के नतीजे में ये प्रोसेस चला। इस प्रोसेस की जो है वो आउटपुट आई और उस आउटपुट ने कुछ जो है वो प्रोसेसेस को ट्रिगर किया। वो जो प्रोसेसेस, कुछ मैकेनिज़्म जो है वो ट्रिगर हो रहे हैं, उन प्रोसेसेस, उन मैकेनिज़म्स के ट्रिगर होने से वो जो प्रोसेस चल रहा था, वो प्रोसेस जो मेन प्रोसेस था जिसकी वजह से आउटपुट आ रही थी, वो प्रोसेस और बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस के बढ़ने से आउटपुट बढ़ जाएगी। आउटपुट के बढ़ने से वो जो मैकेनिज़म्स थे, जिसको पी से एम कर लेते हैं क्योंकि एक पी पहले हमने ले रखा है तो चलो इसको एम कह देते हैं, तो वो जो मैकेनिज़म्स थे वो और एक्टिव होंगे। मैकेनिज़्म के और एक्टिव होने से प्रोसेस फर्दर बढ़ेगा, आउटपुट फर्दर बढ़ेगी, मैकेनिज़म्स और ज़्यादा एक्टिव होंगे, फिर प्रोसेस बढ़ेगा, फिर आउटपुट बढ़ेगी, और इस तरह ये पॉजिटिव में काम करते रहेंगे। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, जहाँ के आउटपुट जो है प्रोसेस को कम करने के बजाय बढ़ा देती है। इसकी एग्जांपल जो है वो चाइल्ड बर्थ से आपकी बुक में दी गई है, जिसको लेबर पेन भी कहते हैं। तो चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि जो बेबी है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, बेबी का जो हेड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, कहाँ पे, यूटेरस पे। यूटेरस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा बेबी का हेड, तो वहाँ पे सेंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं यूटेरस की ओपनिंग पे। यूटेरस की ओपनिंग के आसपास सेंसर्स हैं। तो हेड जो है बेबी का, उनके ऊपर जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वो सेंसर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उन सेंसर्स के एक्टिवेट होने से जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी। यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जिस के नतीजे में बेबी की जो बर्थ होनी है, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है जिसको लेबर पेन भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेरस। तो बेबी का जो हेड है उसने प्रेशर एक्सर्ट किया। अब उस ये चेंज थी, इस चेंज से एक प्रोसेस शुरू हुआ, और उस प्रोसेस की आउटपुट क्या थी कि जो यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो आई हैं। अब ये यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शंस, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है।
अब ये आउटपुट है, इसने क्या करना है, वो जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था यूटेरस की ओपनिंग पे, उस प्रेशर को फर्दर बढ़ाना है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आउटपुट प्रोसेस को और बढ़ा देती है। तो ये यूटेरस की जो कंट्रैक्शंस हैं ये आउटपुट हैं और इन्होंने प्रेशर को फर्दर इंक्रीज करना है। तो ये जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये प्रेशर को फर्दर बढ़ा देती हैं अगेंस्ट द ओपनिंग ऑफ द यूटेरस या यूटेरिन की जो ओपनिंग है उसके अगेंस्ट जो प्रेशर है उसको इनहेंस करना है, उसको बढ़ाना है। तो आउटपुट जो प्रोसेस की निकली वो यूटेरस कॉन्ट्रैक्शंस, यूटेरिन की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उस प्रेशर को जो कि अगेंस्ट द यूटेरिन ओपनिंग है उस प्रेशर को फर्दर इनहेंस कर देंगे। वो प्रेशर शुरू कहाँ से हुआ था, बेबी के हेड ने वो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट किया और अब वो प्रेशर जो है उसको एम्पलीफाई करते जाना है। वो जो चेंज आई थी, प्रेशर का आना था, वो इनपुट थी, वो एक चेंज था, उसको एम्पलीफाई करना है, वो प्रेशर बढ़ाना है। तो आउटपुट निकली कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो प्रेशर को फर्दर बढ़ाएंगी। प्रेशर जितना बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शंस और होंगी, जितनी कॉन्ट्रैक्शंस होगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर हम एक लूप बनाएं तो ये प्रेशर हो गया, प्रेशर के नतीजे में क्या आई, प्रेशर के नतीजे में कॉन्ट्रैक्शंस आई। तो अब क्या हुआ कि प्रेशर के नतीजे में कॉन्ट्रैक्शंस आई, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से कुछ मैकेनिज़म्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए और हार्मोन्स वगैरह जैसे हैं, कुछ हार्मोन्स कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से सिक्रीट होंगे, कुछ और चेंजेस आएंगी। तो उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से कुछ मैकेनिज़म्स एक्टिवेट हो गए, उन मैकेनिज़म्स की वजह से प्रेशर जो है वो और बढ़ गया अगेंस्ट द ओपनिंग ऑफ द यूटेरस। अब जब प्रेशर बढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्शंस के बढ़ने से वो मैकेनिज़्म जो है वो फर्दर एक्टिवेट हुए, फर्दर प्रेशर बढ़ा, तो इस तरह से फर्दर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ गई। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो यूटेरस ओपनिंग है वो वाइड हो जाती है और उसके नतीजे में जो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का वो कंप्लीट हो जाता है। जो स्टूडेंट्स, जैसे ऊपर आपको बताया कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, लेकिन कहीं कहीं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म भी मौजूद है। अब जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, जहाँ इसके बॉडी में फ़ायदे हैं वहीं पे ये नुकसान भी कर सकता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का। और ये आपसे बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूँ हो सकता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कैन बी हार्मफुल इन सम केसेस, जस्टिफाई विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो एग्जांपल से आपने साबित करना है। तो दो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं, एक फीवर का केस है और एक ब्रीदिंग के केस लेकर हम इसको इस चीज़ को, अपनी स्टेटमेंट को जो वो जस्टिफाई करेंगे। फीवर के केस में देखें तो जब बुखार होता है तो उस केस में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल नहीं रहता और उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म में चेंजेस हैं तो मेटाबॉलिक चेंजेस कह दें। अब वो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रही हैं उन मेटाबॉलिक चेंजेस के नतीजे में जो फीवर है वो फर्दर बढ़ जाएगा। अब जैसे ही बुखार बढ़ा है तो फर्दर मेटाबॉलिक, वो ख़ास तरह की मेटाबॉलिक चेंजेस जो हैं वो फर्दर आए, उनके बढ़ने से और जो है वो बुखार बढ़ता जाएगा, और बुखार बढ़ेगा वो चेंज और आएगी, फिर बुखार बढ़ता जाएगा। इस तरह ये पॉजिटिव लूप चलता जाएगा। अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाएगा और अगर वो 113 फ़ारेनहाइट के ऊपर पहुंच जाता है, ये डिग्री नहीं है, 113 फ़ारेनहाइट पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और यहाँ पे जो बॉडी की प्रोटीन्स हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और डेथ हो जाती है। फिर ब्रीदिंग के केस में हम इसको लें तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बिल्ड होता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें एक बंदा एक ऐसी हवा को इनहेल करे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि कहीं पे आग लगी हुई है, किसी बिल्डिंग में अगर वहाँ पे बंदा फंसा हुआ है या जंगल वगैरह में आग लगती रहती है, वहाँ कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो अब वो पर्सन जो है वह ऐसी हवा को इनहेल करेगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड में पहुँचेगा, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन राइज कर जाएगी। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, इसके लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा।
तो जैसे ही स्टूडेंट्स ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हुआ, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करने का मकसद तो ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाला जाए, लेकिन इसका उल्टा नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ कि ब्रीदिंग रेट बढ़ने पे ना सिर्फ एक्सलेशन इंक्रीज़ हुई है बल्कि इनहेलेशन भी तो इंक्रीज़ हुई है ना। तो ब्रीदिंग रेट के बढ़ने से वो बंदा और ज़्यादा तेज़ी से वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो हवा मौजूद है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो जब एक्सलेशन के साथ साथ इनहेलेशन भी बढ़ी है तो फर्दर जो है वो CO2 उसकी बॉडी में आएगा, CO2 ब्लड में और बढ़ जाएगा। ब्लड में CO2 के बढ़ने से ब्रीदिंग रेट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह ब्रीदिंग रेट बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 ब्लड में आती जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ता जाएगा, CO2 आती जाएगी और अल्टीमेटली ब्लड में CO2 इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाएगी और ब्लड में मौजूद प्रोटीन्स डीनेचर हो सकती हैं और उसके नतीजे में डेथ हो सकती है। आई होप कि ये लेक्चर और इसमें मौजूद तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। लेक्चर लंबा हुआ क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी। तो कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।